होपफुली जो ये ऑनलाइन लोग अभी ज्वाइन हमें कर चुके हैं उनको हमारी आवाज़ और तस्वीर आ रही होगी क्लियर. इज़ दैट सो? वालेकुम सलाम जी सर. Great. So today's lecture is on recurrent neural networks. हमने पिछले लेक्चर में डीप लर्निंग या यूं कह लें कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स वी जस्ट सॉ दोस. यार ये दरवाज़ा काइंडली बंद कर दीजिएगा. सो वी सॉ ऊपर है. अच्छा ठीक है. तो शायद खैर चलेंगे. सो हमने रिकरेंट डीप न्यूरल नेटवर्क्स को देखा था और हमने पाईटॉर्च में उनको इम्प्लीमेंट भी किया था. एक्चुअली हमने नमपाई में भी इम्प्लीमेंट किया था उसको बड़ा छोटे लेवल पे. And we discussed a few things. So today's lecture is extension of that, and hopefully we will inshallah cover today all the basic concepts of recurrent neural networks. And if we are able to cover RNN theory today, then in the next lecture, I will code in front of you a full-fledged project of neural machine translation that will help you in your several projects that how you should go. So I will code complete NMT in front of you, and that NMT is a kind of a project कि काफ़ी सारे आपके projects जो हैं वो उसी तरह के हैं. So you'll be having a good starting point from there. जी हसनैन. सर मैंने अभी ज्वाइन किया तो एक चीज़ क्लियर करना चाह रहा हूँ. मैं पिछली दफ़ा भी क्लास जल्दी छोड़ गया था क्योंकि मुझे निकलना था. तो हमने RNN आज शुरू करना है या कुछ चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं सर? नहीं, RNN हम आज शुरू करेंगे. ग्रेट, दैट्स ग्रेट. ठीक है जी. ओके, start. There are a few things that were missing in previous lecture about deep learning. Let me cover those first. First of all, the regularization in deep nets. मैंने रेगुलराइजेशन के बारे में आपको बताया था कि मशीन लर्निंग में मशीन लर्निंग मॉडल्स को रेगुलराइज किया जाता है और उसका एक तरीका ये है कि आप उसके पैरामीटर्स की रेंजेस को लिमिट कर दें. यानी पैरामीटर्स को आप बिल्कुल फ्रॉम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी फ्री ना रखें, जस्ट लिमिट देयर रेंजेस. और ये रेंज नॉर्मली अगर ज़ीरो के पास आप लेके आएंगे, पैरामीटर की वैल्यू जितनी छोटी होगी, अगर ये रेंज आप ज़ीरो के पास नैरो करके ले आएंगे तो आपका जो मॉडल की फ्लेक्सिबिलिटी है ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन ऑन द वेट्स, के वेट्स जो हैं ये दे कैन नॉट टेक आर्बिट्रेरी वैल्यू. नंबर ऑफ वेट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हर वेट जो है इट इज़ नॉट फ्री टू टेक एनी वैल्यू, विच मीन्स अ रिस्ट्रिक्शन. सो फ्लेक्सिबिलिटी, नंबर ऑफ वेट्स बहुत ज़्यादा है, एंड रिस्ट्रिक्शन, हर वेट्स जो है इट इज़ नॉट फ्री. एंड दैट काइंड ऑफ पैराडाइम इज नोन एज रेगुलराइजेशन. Deep nets mein there are other very fancy kind of regularizations, and one is known as dropout. Dropout ये है कि if you have a neural network, let's say of this kind, maybe that's a feed-forward neural network. और तो आप गौर से देखिएगा कि हर जो इसमें कंप्यूटेशनल यूनिट है उसके साथ उसके वेट्स एसोसिएटेड हैं कि वो कंप्यूटेशनल यूनिट कितनी इनपुट्स को कैरी कर रहा है उतने उसके वेट्स होंगे. मिसाल के तौर पे अगर मैं इस न्यूरॉन की बात करूं तो इसके जो वेट्स हैं दीज आर 4 वेट्स. एक पांचवा वेट भी होता है, वो मैंने आपको लास्ट टाइम तब ब्रीफली मेंशन नहीं किया. एक बायस टर्म भी होती है हमेशा हर न्यूरॉन के अंदर, एक एक्स्ट्रा टर्म जा रही होती है जिसको बायस टर्म कहते हैं और उसका एक अपना वेट भी होता है. और ये बायस टर्म जो है ये इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं. यानी आप यूँ समझें, अगर एक न्यूरॉन को मैं यानी अगर मेरी इनपुट स्पेस जो है वो 2 डायमेंशनल स्पेस है और एक न्यूरॉन के 2 वेट्स हैं, तो एक न्यूरॉन या एक परसेप्ट्रॉन एक लीनियर फंक्शन है एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करने से पहले. सो इट डिफाइंस अ लाइन. ओके, अगर मैं बायस अलाउ कर दूं तो ये लाइन जो है इट कैन बी प्लेस्ड इन एनीवेयर इन द स्पेस, यानी डिपेंडिंग अपॉन द बायस. अगर ये मैं बायस टर्म अलाउ ना करूं तो ये लाइन जो है इट इज़
काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्टेड कि ये ओरिजिन से पास लाजमी करेगी, यानी ये ओरिजिन को छोड़ नहीं सकती जो भी इसका ओरिजिन है. सो बायस टर्म अलाउ करने से द लाइन और whatever that piece, whatever that learning, whatever that model, whatever that neuron represents, it actually is allowed to stay anywhere in the space, whatever the learning is. So that's an added benefit of bias, and that is true for every neuron. There is an extra weight other than the weights that you see. There is an extra weight, and that is for bias term, and that is true for all the neurons in the neural network. So essentially this neuron has 5 weights, this has 5 weights, this has 5 weights. This neuron has 4 weights, 1, 2, 3, and a bias term. Similarly, this neuron has 4 weights, 1, 2, 3, and a bias term, and so on. अगर आप इस पूरे मॉडल के टोटल वेट्स देखें, so there are several weights, which means a lot of parameters, which means this model is very flexible, very complicated. And a downside of this is ये मॉडल जो है ये ओवरफिटिंग की तरफ जा सकता है. सो एक तो तरीका ये है कि ये जो भी मॉडल है आप इसके साथ हर वेट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए एक टर्म ऐड कर दें, विच इज यू कैन ऐड अ रिज रेगुलराइजर फॉर एग्जांपल, or you can add, for example, sum of all the weights to be very small. ये आपका न्यूरल नेटवर्क है और ये आपकी जो है वो रेगुलराइजेशन टर्म है, एंड दिस इज नाउ योर एरर फंक्शन और लॉस फंक्शन, और आप इस लॉस फंक्शन का ग्रेडियंट कंप्यूट करें. दैट इज वन वे, दैट इज ऑर्डिनरी वे, जैसा कि मशीन लर्निंग मॉडल्स में नॉर्मली हम करते हैं. In deep nets, there is another very fancy kind of dropout, and that is for each layer, you randomly pick some of the nodes and you just drop them out, which means you just pretend they are not there. Like you randomly pick a neuron and just think that it is not there. The neuron, the whole network is without it. Similarly, on this layer, you may pick randomly some of the neurons and just think they're not there. One easy way of this implementing this dropout is just make their weights 0. यानी आप न्यूरॉन को पकड़ें randomly, जिस न्यूरॉन को आप चाहते हैं कि इसके weights they should not contribute, या this neuron should be dropped out. One easy way of implementing that कि उस न्यूरॉन का जो weight matrix है उसको 0 के equal कर दें, which means कि वो न्यूरॉन कोई भी competition नहीं करेगा. Make sense? That's one way of implementing. There are others too. लेकिन ये जो रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं आप न्यूरॉन्स की और उनको ड्रॉप कर रहे हैं, इससे आप ये भी देखें कि जो टोटल नंबर ऑफ वेट्स हैं, दे आर इफेक्टिवली बिकम लोअर. जितने न्यूरॉन्स आपके आउट हो चुके हुए हैं उनके साथ उनके वेट्स जो हैं दे आर नॉट प्लेइंग एनी रोल, सो द मॉडल बिकम सिंपल. हर लेयर में आपने कितना ड्रॉप आउट करना है वो एक रेशो हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल 0.6 मीन्स इस लेयर में दैट इज ड्रॉप आउट रेशियो, 60% न्यूरॉन्स को ड्रॉप करना चाहते हैं, अगली लेयर में 60% न्यूरॉन्स को ड्रॉप, एंड यू कैन पिक दैट रैंडमली. स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में या मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट में जब आप ये अप्लाई कर रहे होते हैं, जब एक एग्जाम्पल या एक मिनी बैच एग्जाम्पल आती है जिसके ऊपर न्यूरल नेटवर्क अप्लाई होता है, तो हर बैच या हर मिनी बैच के ऊपर जो ड्रॉप आउट है वो फर्क लगता है. यानी पहली अगर मैं स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट की बात करूं तो पहली एग्जाम्पल के ऊपर कौन कौन से न्यूरॉन्स ड्रॉप हुए थे, दूसरी एग्जाम्पल के ऊपर कौन कौन से न्यूरॉन्स ड्रॉप हुए थे, that might be completely different. Okay, make sense? And that is one way of reducing the total number of weights. और randomly pick कर रहे हैं तो कभी कोई आउट हो जाएगा, कभी कोई आउट हो जाएगा, and so on. That's one thing. The other way is early stopping. ये 2 P शायद आने चाहिए, अर्ली स्टॉपिंग. मैंने अर्ली स्टॉपिंग आई डोंट नो डिस्कस किया या नहीं क्लास में, किया डिस्कस अर्ली स्टॉपिंग. ये है कि आप ट्रेनिंग सेट के साथ एक वैलिडेशन सेट भी रखें और पूरा नेटवर्क बड़ा बना लें, बनाते रहें. आप ट्रेनिंग करते चले जाएं एज लॉन्ग एज ट्रेनिंग एरर नीचे आ रहा है एंड वैलिडेशन एरर भी नीचे आ रहा है, जस्ट कीप मूविंग.
एंड देन देयर विल बी अ पॉइंट जहाँ पे ट्रेनिंग एरर जो है वो तो नीचे आएगा, लेकिन वैलिडेशन एरर शायद नीचे ना आए और शायद ऊपर जाना शुरू कर दे। सही है, क्योंकि ये लोकल मिनिमा की तरफ जा रहा होता है। सो मुमकिन है आप एक ऐसी सिचुएशन में पहुंचे जहाँ आप यानी मजीद और मजीद आइट्रेशंस करी जाएं, मजीद एपॉक्स चलाई जाएं, ये एरर छोटा होता जाएगा। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका लर्निंग रेट कितना स्मॉल है, ये होता जाएगा सो ऑन। ये मैडम का सवाल है, what is the recommended strategy for dropout, larger number of neurons or smaller number? What are the effects of if we drop, for example, 90% of neurons of a layer? मैडम ये हाइपर पैरामीटर है जैसे, और काफ़ी सारे हाइपर पैरामीटर्स हैं, यानी ड्रॉप आउट रेशो क्या होनी चाहिए, एंड नॉर्मली जो है ये वैलिडेशन से सेट किया जाता है, जैसे लर्निंग रेट वैलिडेशन से सेट किया जाता है, ऐसे ही ड्रॉप आउट। अगर आप 90% न्यूरॉन जो है किसी लेयर के ड्रॉप कर देती हैं, तो एक्चुअली हैव मेड योर मॉडल मच सिंपलर देन इट वाज ओरिजिनली डिजाइंड। जिसका एक नुकसान ये हो सकता है कि शायद उसकी जो रिप्रेजेंटेशनल पावर आपके जहन में है कि ये बड़ा फ्लेक्सिबल है, बहुत सारे पैटर्न्स को कवर कर लेगा, शायद वो उतने पैटर्न्स को कवर ना कर पाए। लेकिन अगर आपका सवाल ये है कि ड्रॉप आउट की कोई एक गोल्डन किस्म की वैल्यू हो जो अवेलेबल हो, तो हम वो अप्लाई कर दें, तो सच अ वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, इज दैट ओके मैडम? तो यही मुझे पूछना था कि इफेक्ट क्या होगा अगर हम ज्यादा मतलब हाई परसेंटेज की तरफ जाते हैं, तो उसकी सिग्निफिकेंस गोल्डन रेशो तो जी आई अंडरस्टैंड, थैंक यू, यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन, थैंक यू। ओके, सो अर्ली स्टॉपिंग में क्या है कि यू कीप ऑन मूविंग, you make more and more epochs, and at a certain point your training error is bound to go down. That is due to the gradient descent. Gradient descent ensures that you will take a step towards more where the losses or loss mazid kam hai, that ensures. But maybe that brings you towards overfitting, that you keep on decreasing your training error, but maybe the validation error becomes higher. So what you do is, after each epoch, you compute both training loss as well as the validation loss, and keep on moving until you see that the validation error is decreasing. Once the validation error start increasing, there will be a point it will start increasing. Stop there, and that's one way of stopping the number of iterations of deep nets as well, and this is called early stopping. अब चूंकि आपका वैलिडेशन एरर जहाँ पे बढ़ना शुरू होना था, वहाँ से आगे आपने मज़ीद पैरामीटर्स को अपडेट नहीं किया, सो दैट विल इंश्योर स्टेटिस्टिकली कि आप की ओवरफिटिंग नहीं होगी और वो जनरलाइजेशन अच्छी होगी। अब इन प्रैक्टिस लोग अर्ली स्टॉपिंग भी अप्लाई कर देते हैं और ड्रॉप आउट भी अप्लाई कर देते हैं। यानी अर्ली स्टॉपिंग ना सिर्फ एक रेगुलराइजेशन का तरीका है, बल्कि ये मेथड भी है कि मुझे नंबर ऑफ एपॉक्स कितने चाहिए अपने न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने के लिए। सो इन प्रैक्टिस पीपल अप्लाई नॉर्मली इन द कॉम्बिनेशन ड्रॉप आउट एज वेल एज अर्ली स्टॉपिंग। मेक सेंस? एनी क्वेश्चंस इन रेगुलराइजेशन इन डीप नेट्स? जो कोड मैंने लास्ट टाइम आपके साथ शेयर किया था उसमें ड्रॉप आउट इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है, यानी उसमें अगर आप देखें तो ड्रॉप आउट है उसमें। ओके, नेक्स्ट इज batch normalization. बैच नॉर्मलाइजेशन कई दफ़ा ये होता है कि आप अगर मिनी बैचेस में लेके आ रहे हैं तो योर डेटा एक्चुअली इज अपीयरिंग इन बैचेस, a batch. So think about this as a batch containing several examples, and that batch is actually passed through a neural network to produce outputs for each value. Just like a batch mode, you can have a mini batch. अब होता ये है कि ये मिनी बैच जो है, जब ये फर्स्ट लेयर कंप्यूटेशनल लेयर से गुजरता है, तो ये चूंकि हर एग्जाम्पल की आउटपुट जनरेट होती है
तो सारी एग्जांपल्स की जब आउटपुट्स जनरेट होती हैं तो ये एक अगली लेयर के लिए एक बैच होता है, मिनी बैच, फिर अगली लेयर के लिए एक मिनी बैच होता है एंड सो ऑन। कई दफ़ा ऐसा होता है कि ये जो डिफरेंट बैचेस जो हैं, यानी डेटा को स्टैंडर्डाइज करने के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं कि डेटा, जो भी आपके पास डेटा है उसके फीचर्स को स्केल कर लें बिटवीन लेट्स से -1 to 1, अगर बड़ी वैल्यूज़ हैं, ये छोटी वैल्यूज़ हैं, और अक्सर उनको मीन सेंटर भी किया जाता है कि डेटा को सेंटर कर लें ज़ीरो पे, उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो है वो अक्सर, और इसके काफ़ी सारे फ़ायदे मुख्तलिफ़ किस्म की सिचुएशंस में लर्निंग एल्गोरिथम्स में आते हैं। बैच नॉर्मलाइजेशन ये है कि आप ना सिर्फ डेटा को नॉर्मलाइज करें, यानी बैच को पकड़ें और उसको नॉर्मलाइज कर दें, विच मीन्स कि उसका पहला फीचर पकड़ें, उसको -1 to 1 मैप कर दें, दूसरा फीचर पकड़ें, उसको -1 to 1 मैप कर दें एंड सो ऑन। ना सिर्फ ये इनपुट लेयर के लिए करें, बल्कि हर सक्सेसिव लेयर के लिए जो भी आउटपुट जनरेट हो रही है उसको री-नॉर्मलाइज करते चले जाएं। एंड इन प्रैक्टिस इट एक्चुअली हैज़ बीन सीन कि जो बैच नॉर्मलाइजेशन है, इट एक्चुअली मेक्स द कन्वर्जेंस मच मोर फास्टर। और ना सिर्फ कन्वर्जेंस फास्टर होती है, एक टेक्निकल टर्म होती है डीप न्यूरल नेटवर्क्स में, कोवेरिएट शिफ्ट, ये उसको भी किसी हद तक हैंडल करती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोवेरिएट शिफ्ट को लफ्ज़ों की हद तक तो मुझे अच्छा पता है उसका, कि जी इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है लेयर बाय लेयर, वो चेंज हो रही होती है, एंड देन समहाउ बैच नॉर्मलाइजेशन कैप्चर्स दैट। But I did not practice it and I do not have a good grip on it. So I cannot tell you what is covariate shift, and I cannot tell you theoretical benefits of batch normalization. But this is one kind of default. Whenever you apply mini batch gradient descent, it is okay, or it is always recommended to apply batch normalization. And frameworks like TensorFlow, PyTorch, MaxNet, they all have very, simple ways that allow you to apply batch normalization everywhere. Make sense? So that's about deep learning. If you have any questions, you can ask. And now I'll be moving towards recurrent neural nets. Okay. No questions? Online audience? Okay. Sequence modeling. आपका कोई भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, चाहे वो सपोर्ट वेक्टर मशीन है, चाहे वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, चाहे वो रैंडम फॉरेस्ट है, ग्रेडियंट बूस्टिंग एल्गोरिथम है, डिसीजन ट्री है, या वो न्यूरल नेटवर्क है, उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके जो भी इनपुट है ना, xi, जो भी आपके इनपुट है, it should be represented as a feature vector, and your output yi can be a scalar or vector. But this length, for example, this length of the feature vector, for example 100-dimensional feature space है, और बिल्फर्स आप क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जिसमें 3 क्लासेस हैं, सो ये 1 हॉट इनकोडिंग हो सकती है 3 क्लासेस की, और जो आपके ओरिजिनल फीचर वेक्टर्स हैं वो 100 डायमेंशनल हो सकते हैं। दैट इज़ रिक्वायरमेंट। यानी ज़रूरी नहीं है कि ये इनपुट फीचर स्पेस की डायमेंशन 100 ही हो और आपने टारगेट्स को 1 हॉट वेक्टर्स की सूरत में ही इनकोड किया हो, लेकिन जो भी आप इनकोडिंग लेके आएंगे, दैट इनकोडिंग इज कंसिस्टेंट अक्रॉस ऑल द ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स। मेक सेंस? Now, then there is a function, whether a neural network or any function, traditional function, this xi goes in that and it produces this. Basically, it produces y hat, and then y hat and yi, they are compared together. A loss is generated, and information about the loss, the gradient information fed back normally, and the parameters are updated. That's the normal strategy in machine learning, including neural networks. Okay? What happens in time series data sometimes, that we have objects as inputs for which it is very difficult sometimes to come up with features that are consistent.
consistent in terms of dimensionality. Let me give you an example. For example, let's say you have a classification problem and you want to classify reviews, or you want to classify different sentences in, let's say, 5 classes: very good sentence or positive sentence, nearly positive, neutral, negative, very negative. Let's say these are targets. And your sentence may be, this food is great. And the class label for this is, let's say, very positive. Now, if you see, without feature representation, before feature representation, this is one input instance, and this is the target. Like you can expect for any classification algorithm, this is one training example, but this is before feature representation. How can we come up with a feature representation that should be there for a machine learning algorithm? For example, we already have seen that words, they can be represented by their embeddings. Yes. So what we can do is we can represent this word this as a fixed embedding, let's say word to vec embedding, and that would be, let's say, 100-dimensional embedding. We can represent food by the same thing. We can represent is by the same thing, and we can represent great by the same thing. I mean, it's embedding. Now, these are 4 embeddings, and machine learning algorithm, traditional algorithms, they require one vector, not a sequence of vectors. So one way to come up with one vector is just to average out all these. I mean, 100-dimensional vector, 100-dimensional vector, 100-dimensional vector, 100-dimensional vector, just average them out and come up with a vector, and do that for every sentence, every training sample. But that is bad because it loses the sequence information, and the words appearing in a particular sequence, they have information. Yes? The next thing that what you can do is, and by the way, this is one traditional method. This is one traditional method. People just take average of all the word embeddings, and they say this is the sentence representation or sentence embedding. But that is one traditional method that worked, but it has limitations, a lot of limitations. Second way is you concatenate all these vectors together to make a thin, long vector. For example, the first vector, the second vector, the third vector, and the fourth vector. In that case, you have this 400-dimensional vector. Okay? But that is true if all your sentences have 4 words. If some sentences have 7 words, some sentences have 3 words, then you again have a problem of coming up with a consistent representation. उसके भी वर्कअराउंड्स हैं, लोगों ने क्लासिकली किए हुए हैं कि वो अपने ट्रेनिंग डेटा सेट में से जो भी मैक्सिमम लेंथ होती है उसको पिक करते हैं, और जो इनिशियल वर्ड्स हैं वो स्टैक करते जाते हैं. फॉर एग्जांपल, मैक्सिमम लेंथ सेंटेंस जो अलाउएबल है, जिस पे सिस्टम अपनी कंप्यूटेशन परफॉर्म करेगा, वो है लेट्स से 50 वर्ड्स. 50 वर्ड से बड़ा रिव्यू या सेंटेंस जो है, इट इज नॉट गोइंग टू अपीयर, और अगर अपीयर होगा भी तो वी विल थ्रो इट आउट, लेट्स से, या वी विल चॉप आउट द फर्स्ट 50 वर्ड्स एंड दैट्स इट. देन आप क्या करें कि आप 50 into 100 का एक वेक्टर इनिशियलाइज कर लें. अब जो भी सेंटेंस 0 से इनिशियलाइज कर लें. अब जो भी सेंटेंस आ रहा है उसके वर्ड्स जो हैं वो 1 by 1 उनकी वर्ड टू वैक एम्बेडिंग से जो भी है वो कंकैटिनेट करते जाएं. बाकी जो है वो जीरोस का वेक्टर होगा, एंड वी हैव अ कंसिस्टेंट रिप्रेजेंटेशन जिसमें सीक्वेंस इंफॉर्मेशन भी है, क्योंकि पहला वेक्टर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है. इट इज अकॉर्डिंग टू द लेफ्ट टू राइट. This is called padding methods for making these kind of things, consistent feature vectors, but in practice they don't work very well. Okay. Another method which is much more intuitive and elegant is the method that each element of your input, in this case each word, should be given to a model, and the model processes that out, and somehow model keeps some information
यानी एक मॉडल है आपका FW, इसमें अगर आप कोई एक वर्ड की इंफॉर्मेशन या एक वर्ड की एम्बेडिंग देते हैं तो ये कुछ ना कुछ जनरेट करेगा। समहाउ जो ये जनरेट कर रहा है वो इंफॉर्मेशन है कि इसने किस एलिमेंट पे प्रोसेसिंग की है। ये इंफॉर्मेशन अगर आप सेव कर लें और अगला जो एलिमेंट आ रहा है उस पर यही मॉडल अप्लाई करें, गिवन के पिछले टाइम स्टैम्प पे आपने क्या इंफॉर्मेशन सेव की थी, एंड यू कीप ऑन मूविंग, that is much more fruitful, remembering memory, sequence and all these kind of stuff. And that is basic idea of recurrent neural net. That is basic idea of recurrent models. अगर ये models आपके neural networks हैं तो we call them as recurrent neural networks. Let me go very precise what I want to say. Okay? कोई सवाल है ऑनलाइन? No. Okay, so to be very precise, let's say this is your some model that work on some feature vector, let's say 100-dimensional embedding, and it takes a 100-dimensional embedding and it produces some output, let's say y I hat, this is let's say x I. Yes? अब आप सिर्फ करें ये कि ये जो मॉडल है इसको पहले सेंटेंस पे भी अप्लाई कर दें। सही है? ये कोई आउटपुट जनरेट करेगा? यस? ये जो आउटपुट इसने जनरेट की है, इस आउटपुट को भी इसी मॉडल को दोबारा दें और अगला वर्ड भी दे दें। सॉरी, पिछले का जो रिजल्ट है ना, इट समहाउ यूटिलाइजेस दैट। यानी जो मॉडल है आपका उसमें एक इनपुट की बजाय दो इनपुट्स होंगी। एक तो इनपुट वर्ड जा रहा होगा, एक इनपुट उसने और रखी होगी कि जो प्रीवियस, जिसको हम मेमोरी कहते हैं, अब तक उसने क्या देख लिया हुआ है, इसको हिस्ट्री भी कह सकते हैं आप। इसीलिए इसको नॉर्मली हम डिनोट करते हैं एज से, और इसको मैं कह सकता हूं फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कह दूं एक्स टी तो ये होगा टी, ये होगा एक्स टी प्लस 1। रिमेंबर अब एक्स जो है ये एक पूरा इनपुट नहीं है, ये इनपुट का एक इंस्टेंस है। सही है? इसको मैं देता हूं और ये एच टी भी जाएगा एंड देन इट विल प्रोड्यूस ht plus 1 and so on. सेम मॉडल है, एग्जैक्टली जो भी मॉडल आपने डिफाइन किया, इट विल बी अप्लाइड ऑन एवरी वर्ड इन अ सीक्वेंस, बट द मॉडल विल बी एक्सेप्टिंग नॉट जस्ट द इनपुट embeddings, it also is accepting some history information which is again like input embedding, it's a vector. अब सवाल ये है कि ये जो पहला आपने मॉडल अप्लाई किया है ये वाला, इसको कौन सी हिस्ट्री देंगे? तो इसको आप 0 से इनिशियलाइज करके जो भी हिस्ट्री वेक्टर आपने सोचा हुआ है, हिस्ट्री वेक्टर की जो भी डायमेंशन आपने सोची हुई है, एक वेक्टर आपने इनिशियलाइज करना है जिसमें हिस्ट्री सेव होगी, वो आपको कोई भी इनिशियल इसको दे दें एंड देन इट विल बी कीप ऑन मूविंग। और अगर आपका क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है बिल्फर्स, तो आप फाइनली आप अप्लाई करेंगे इसको, दिस फूड इज ग्रेट फॉर एग्जाम्पल, तो ये जो फाइनल वैल्यू जनरेट करेगा दैट इज वाई हैट। इस वाई हैट को आप ओरिजिनल वाई के साथ इसका लॉस जनरेट करें और इस लॉस को बैक प्रोपिगेट कर दें और डब्ल्यूज अपडेट कर दें। याद रखें एक ही मॉडल है, वो बार बार अप्लाई हो रहा है, लेकिन हर टाइम पे जब वो अप्लाई होता है तो उसकी इनपुट्स फर्क होती हैं। एक तो वो वर्ड जिस पे वो अप्लाई हो रहा है वो फर्क है, दूसरा प्रीवियस हिस्ट्री अपडेट हो चुकी होती है। मॉडल के पैरामीटर्स वही रहते हैं, अगेन वेट्स आर शेयर्ड अक्रॉस टाइम। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये जो मॉडल है इसको कहते हैं रिकरेंट मॉडल, और अगर आपका ये जो एफ है ये एक न्यूरल नेटवर्क है तो इसको हम कहेंगे रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। नहीं, हर नए सेंटेंस के लिए आपके पास जो हिस्ट्री है
वो नई शुरू होगी। हर सेंटेंस की एक हिस्ट्री है। सेंटेंस नया आएगा तो 0 से शुरू होगी, अगला सेंटेंस आएगा 0 से शुरू होगी। एक सेंटेंस में अगर आप मूव कर रहे हैं वर्ड टू वर्ड, हिस्ट्री मेंटेन होगी, हिस्ट्री अपडेट होती जाएगी। इसको यूं समझ लें कि आपने जो कुछ देखा है उसको आप मेमोराइज करते जा रहे हैं। यस अभी तक ऐसा है, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं या थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं। इज दैट ओके? ओके, ग्रेट। So now let me make this picture in front of you, and that may solve a lot of things. This is a neural network, just like a feed forward neural network. It accepts XT, obviously in the form of embedding, and it accepts HT minus 1 history from the previous time step, again as a vector. XT is a vector, HT minus 1 is a vector. दोनों की dimension फर्क हो सकती हैं, same हो सकती हैं, general. Okay? Inside this neural network, there are two weight matrices. One is WX, that's a weight matrix. This is not just the weight, this is all the weights of this, यानी ये पहले के वेट हैं, फिर उसके अंदर वेट होंगे, ये सारे वेट्स का एक मैट्रिक्स फॉर्म में या किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में ये वेट्स हैं सारे न्यूरल नेटवर्क के। दीज आर कॉल्ड द इनपुट वेट्स। यहाँ पे एक वेट है विच इज कॉल्ड द हिडन या हिस्ट्री वेट्स। ओके, व्हाट यू डू इज इनसाइड दिस, व्हाट यू डू इज लेट मी मेक दिस लिटिल बिट मोर wider. Inside this box, what happens is you have Wx times xt plus Wh times ht minus 1, and that is one vector output. Okay, that's the output. Let me call this output as z. That output is z. Okay, then you actually here you apply some non-linearity on z, like ReLU or sigmoid or any activation function. Normally recurrent neural networks में tan H is more popular. हसनैन जी, सर सवाल ये है कि फिर इसमें ये लग रहा है कि जो HT है और XT है दोनों की डायमेंशन सेम है। अगर दोनों की डायमेंशन सेम ना हो ना, तो जो W मैट्रिसेस है ना, उनकी डायमेंशन इस तरह से एडजस्ट की जाती है कि जो फाइनल वेक्टर है वो सेम आ जाए। ओके, ठीक है, यानी W's की डायमेंशंस के साथ आप प्ले कर सकते हैं ना। So that is some non-linearity on Z, and this particular thing produces HT. Okay. अब अगर इसी टाइम इंस्टेंट, and this is called the hidden representation या history information in the form of vector, अगर आपको इसी टाइम इंस्टेंस पे कोई आउटपुट भी चाहिए, यानी मैंने एक वर्ड देखा है, मैं उसी वर्ड को यानी मैं उस वर्ड की कोई नेम एंटिटी रिकग्निशन करना चाहता हूँ, या मैं उसी वर्ड की बेस पे कोई क्लासिफिकेशन करना चाहता हूँ। सो आई वांट कि ये जो वर्ड मैंने देख लिया हुआ है, जिस पे मॉडल अप्लाई कर चुका हूँ, इसकी बेस पे मैं कोई आउटपुट दूँ और इसी को आगे मैं भेज दूँ हिस्ट्री इन्फॉर्मेशन, जब मैं नेक्स्ट वर्ड देखूंगा तो पिछले। सो इफ़ यू वांट टू हैव एन आउटपुट, फिर होगा ये कि ये जो HT है, HT यही HT यानी यही जनरेट यही होना है HT। लेट मी राइट दिस एज, यहां से ये जो HT आ रहा है ये मल्टीप्लाई होगा WY से। WY is another neural network, that's another neural network. WY are the weight matrices of that network, and that network finally generates YT hat. Get the idea? So think about it.
This is word this. We have a neural network with weight matrices Wx, Wh, and Wy. Okay, and we want not only the representation in time, but we also want to see the word this is a proper noun, is it a verb, it is. So we want this classification as well. And at the end, we also want whether this sentence is a positive or not. Maybe multiple tasks. Make sense? Then you need output from the model for every word as well. Maybe you don't want that if you just want the classification of the whole sentence. Make sense? But you can have this liberty as well. So what you do is, that is YT. Then the next word is, this is goes, again inside the model, same weights, Wx. This is, by the way, is now xt plus 1. Same weights here and here, weight matrix is same. You apply WH, weight matrix is same. Compute here again, just like so, compute HT plus 1. Give this HT plus 1. Okay? Yes? What is the benefit of this thing? Yes, question? स्पेस पे स्टोरी थी और उतने पैरामीटर्स आपके जो है ना वो ज्यादा इनिशियलाइज हो रहे थे, ये काफी ज्यादा पैरामीट्रिक स्पेस आप ले रहे थे क्योंकि यू वर अज्यूमिंग द फीचर स्पेस इज लार्ज. हालांकि ये उतना ही कर रहा है, उसको शेयर कर रहा है बार बार. सिस्टमैटिक भी है एंड इट कैन बी प्रूवन कि ये जैसे यूनिवर्सल अप्रॉक्सीमेशन थ्योरम था ना न्यूरल नेटवर्क्स में, कैन बी शोन दैट ये जो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर है ये बाकी जितने भी मार्कऑफ मॉडल्स हैं या लीनियर डायनामिकल सिस्टम्स हैं ये उनको सिमुलेट करता है. सो इट इज काइंड ऑफ अ सुपरसेट, सो व्हाई डोंट वी यूज इट? मेक सेंस? ओके, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व like so. I'm going to solve a classification problem for you, which is let's say sentence classification. Yes? Okay. Sentence 1. So notation is this: XIT, that represents the tth word of ith sentence. Yes? And different sentences, they will be having this t value different. Total t value. Yes? So that's on. This is our recurrent neural network shown as a box. X11 training time, WX H0, WH, it produces H1, H1. नॉर्मली ऐसे नहीं लिखते, वो यहाँ से ऊपर ले जाते हैं, वो वैसे ज़्यादा खूबसूरत लगता है, उसको कर लेते हैं, है यही चीज़. ठीक है? Make sense? Yes? Okay. Next time we have X12, another word, goes inside, same parameters. Y hat 1, 2. Yes? Okay. Keep on moving. Finally, जी हसनैन.
सही है, हर वर्ड के बाद हमें वाई की जरूरत पड़ क्यों रही है? हमें वाई तो इवेंचुअली एक ही दफे नहीं चाहिए सेंटेंस के एंड पे। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपको, मैं अभी एग्जांपल्स कुछ आपको करवाऊंगा जिसमें आपको हर एक वर्ड के लिहाज से, लेट्स से नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्शन होती है ना, सो एक वर्ड मुझे गिवन है तो मैंने उससे नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करना है। सो कई दफ़ा ये होता है कि आपको हर वर्ड के अगेंस्ट आउटपुट चाहिए होती है। अगर आपकी प्रॉब्लम ऐसी है कि आपको फाइनली एक वैल्यू एंड पे चाहिए, यानी पूरे सेंटेंस के अगेंस्ट आपको एक लेबल चाहिए, तो ये जो इंटरमीडिएट वैल्यूज हैं इनको आप थ्रो कर सकते हैं, यानी यू कैन नॉट यूज देम बट द मॉडल विल बी जनरेटिंग दोस। ओके, गॉट इट। यानी लॉस फंक्शन जब आप डिफाइन करेंगे तो आप आखिरी वाली वैल्यू पे डिफाइन कर लें, लेकिन दीज वैल्यूज विल बी देयर व्हेनेवर यू वांट टू यूज देम। ओके, और ये क्वेश्चन आपका बड़ा वैलिड है, वैलिड या इंपॉर्टेंट या कंफ्यूजन इसमें बहुत ज़्यादा है। मुझे काफ़ी अर्सा ये कंफ्यूजन रही है कि ये अगर मैंने क्लासिफिकेशन करनी है तो एक लेबल चाहिए, तो ये सारे क्यों आ रहे हैं, और इस तरह की, यानी ये जो सवाल है आपका, मैं आई हैव स्ट्रगल्ड ओवर इट, आई हैव स्पेंट सम टाइम ऑन इट, इसलिए ये कंफ्यूजन मुझे भी थी। बट देन व्हेन आई एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड RNNs in NumPy, things become very clear as usual. Okay ji. So this is T1, where T1 is the total number of timestamps in the sentence one, and that you give. Again, I'm not writing the weight matrix. चलो मैं लिख देता हूँ एक दफा. WH. This is HT1, WY, and this is HT1. Make sense? Yes? पहला सेंटेंस जो है वो प्रोसेस हो चुका हुआ है। मैंने WX, WY और WH को रैंडमली इनिशियलाइज किया, H0 को रैंडमली इनिशियलाइज किया, and then I just make a forward pass over a sentence given. नहीं, डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। कुछ प्रॉब्लम्स होंगी जिनमें हिस्ट्री की जरूरत पड़ेगी सेंटेंस कंप्लीट करने के बाद भी, कुछ होंगी जिसमें नहीं पड़ेगी। मैं वो सारे मॉडल्स डिस्कस करने जा रहा हूँ। सही है जी। अभी हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं कि पूरा सेंटेंस है और उसको क्लासिफाई करना है। यस, इज दैट ओके? अगर हमने पूरे बाय द वे, ये मैंने WX, WH और WY रैंडमली इनिशियलाइज किए, मैंने न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर्स डिजाइन कर लिए। ये जो डब्बा है ये फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क है, ये जो डब्बा है ये फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क है। सही है। न्यूरल नेटवर्क कैसा होगा, यू हैव टू थिंक ऑन इट। मेक सेंस? ओके। WX, WY, WH चेंज नहीं होंगे इन टाइम। चेंज क्या हो रहा होगा टाइम में? हिस्ट्री। That's it. Okay? Great. So now अगर मेरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है अब, तो what I really will do is the following. I will throw these out, and I will throw this out, and I will pick this. I will pick this thing, and now I have yi hat predict. This is the true value. This is my prediction. I have made a prediction after seeing all my sentence. I'm not relying on intermediate predictions. I'm relying on a mature prediction. Make sense? And now I will define my loss function based on these two. And this loss will be propagated back in gradient descent fashion, and WX, WH and WY will be updated. और क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि ये सारा कुछ जो है ये ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन से हम करेंगे। अगर मैं नेक्स्ट सेमेस्टर में, मैं और डॉक्टर फारूक, हम डीप लर्निंग का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं इंशाल्लाह यहाँ पे। अगर आपके पास स्पेस हो, आप पढ़ना चाहें, तो उसमें हम इसके मैथमेटिकल डेरिवेशन आपको करके दिखाएंगे। यानी अगर आप ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन नहीं करना चाहते तो कैसे करेंगे, उसको कहते हैं बैक प्रोपेगेशन थ्रू टाइम, BPTT। एनीवेज, even if you don't go into the details, loss.backward will handle everything in PyTorch. Sorry? Y11 पे लॉस डिफाइन करने की मुझे जरूरत नहीं है। अगर मेरी
लॉस फंक्शन जब भी डिफाइन करते हैं, अगर मल्टीपल लेबल्स हैं तो उन सब पे लॉस को डिफाइन करके, लॉस को कंप्यूट करके आपने सम करना होता है. लॉस इवेंचुअली एक स्केलर नंबर होता है. लॉस ऑफ फर्स्ट लेबल, लॉस ऑफ सेकंड लेबल, या जो भी एरर, जो भी डिविएशन आप करते हैं, देन यू हैव टू सम दोस अप. मेक सेंस? अच्छा, इसके बाद सेकंड एग्जांपल आएगी. सेकंड एग्जांपल को अपडेटेड वेट्स मिलेंगे अगर आप स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में चल रहे हैं. रिमेंबर, ये मैंने पिछली क्लास में बड़ी तफसील से बताई थी चीज़ें आपको. पिछली क्लास में लोग बहुत कम थे और होपफुली आपने वीडियो भी नहीं देखी होगी, बट दैट्स ओके. अगर आप नहीं इसको चल रहे हैं, आई नीड द प्रोजेक्ट. अगर मैं आपको माजरत के साथ, अगर मुझे प्रोजेक्ट्स अच्छे ना मिले, आई विल बी ओके टू फेल ऑल द क्लास, दैट्स ओके. आई नीड द प्रोजेक्ट्स. सो उसके लिए ये चीज़ें आपको इवेंचुअली सीखनी पड़ेंगी, अदरवाइज यू विल बी लर्निंग NLP अगेन नेक्स्ट ईयर में भी. अल्लाह ना करे, लेकिन पॉसिबिलिटी है. ओके जी. सो नाउ अगर आप स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई कर रहे हैं तो जो नया सेंटेंस होगा उसको अपडेटेड वेट्स मिलेंगे. अगर आप मिनी बैच में चल रहे हैं तो उस पूरे बैच को सेम वेट्स मिलेंगे. जो नया बैच आएगा उसको अपडेटेड वेट्स मिलेंगे. और अगर आप बैच ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई कर रहे हैं तो पूरे डेटा को सेम वेट्स मिलेंगे. फर्स्ट एपॉक में, सेकंड एपॉक में चेंज होंगे एंड सो ऑन. दिस इज एग्जैक्टली द सेम, जस्ट लाइक इन आर्टिफिशियल neural networks that we saw in our previous class. हर टाइम स्टेप पे वेट सेम है. एक सेंटेंस के हर वर्ड के लिए वेट सेम है. एंड दिस इज व्हाई दिस इज वेट शेयरिंग. अगर आप वेट्स फर्क करते हैं हर एक के लिए तो आप रिकरेंस अप्लाई नहीं कर रहे. तो फिर आप ट्रेनिंग डेटा से लर्न ही कुछ नहीं कर रहे. आपने पहले जो 100 सेंटेंसेस देखे हैं उससे आपने क्या लर्न किया? यू हैव थ्रोन दैट अप. सही है जी? यस, नो? ओके, ग्रेट. इसमें कोई सवाल है तो काइंडली पूछ लें. दैट इज अ स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन मॉडल. और इससे आप एक्टिविटी रिकग्निशन भी कर सकते हैं. अगर आप वीडियो हो आपके पास और वीडियोस में नंबर ऑफ फ्रेम्स फर्क हैं एंड यू वांट टू आइडेंटिफाई एक्टिविटी कि ये रनिंग कर रहा है या स्विमिंग कर रहा है, और नंबर ऑफ इमेजेस जो हैं एक वीडियो में फ़र्क हैं, दूसरी में फ़र्क हैं, द सेम मॉडल विल बी अप्लाइड देयर. ऑल यू हैव टू कम अप विद कि ये जो x11 है इसका फीचर वेक्टर क्या होगा. और नॉर्मली इमेजेस का जो अच्छे फीचर वेक्टर्स बनाए जा सकते हैं, दे आर थ्रू कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स. वो भी कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, आसान है, लेकिन इस कोर्स में शायद हम उसको कवर ना कर सकें. ओके, okay, next, any questions online? No question? Is that okay? Great. Next is different kind of problems that you can tackle with recurrent neural networks. अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा recurrent neural network की पावर. एक तो आपने देख लिया है, which is many to one. Many to one, ये आर्किटेक्चर यूं होता है. And then you finally generate n. ये आपने अभी देखा है, many to one, like classification. Many to one में भी हर सेंटेंस जो है या जो भी आपका इनपुट ऑब्जेक्ट है जिसके मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं वो फर्क हो सकते हैं. एक के 5 हैं, एक के 10 हैं. और यही खूबसूरती है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क की. इनपुट सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स हैं ये सिस्टमैटिकली उन पे अप्लाई होता है. इट डजंट एक्चुअली कहता है कि यार ये इसमें तो 5 थे और अब 6 हैं. दैट्स अ ब्यूटी. इट हैंडल्स डिफरेंट इनपुट लेंथ्स वेरी सिस्टमैटिकली. मेक सेंस? सो many to one, that's first architecture. The second architecture is many to many. Many to many, ये वो आर्किटेक्चर है कि आपकी इनपुट लेंथ और टारगेट लेंथ यानी yi की डायमेंशंस और xi की डायमेंशंस दे आर सेम. जैसे कि आप करना चाहते हैं लेट्स से नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन करना चाहते हैं. आपके पास एक सेंटेंस है, ये टेक्स्ट है, और आप चाहते हैं कि हर वर्ड जो है वो कोई एंटिटी है, लोकेशन है, डेट है. यानी you want to classify each word in a set of predefined categories.
यानी सेंटेंस है, तो फॉर एग्जांपल सेंटेंस है कनाडा इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड आई हैव नोटेड दीज थिंग्स ऑन 22 of July एंड सो ऑन, तो कनाडा को कहेगा लोकेशन, बाकी जो बीच में वर्ड्स हैं उनको एक अदर या नल कैटेगरी पे मैप करेगा, फिर ऑस्ट्रेलिया को लोकेशन कहेगा, फिर जो डेट आया है, जो मंथ आया, दैट इज कॉल्ड नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन। अब इसमें होता ये है कि आपका सेंटेंस जितना बड़ा है, अगर इस सेंटेंस में 5 लफ्ज हैं तो आउटपुट में भी 5 टारगेट्स आएंगे ना, यस। और यहाँ पे आप हर वाई आई, ये जो आप सवाल पूछ रहे थे, यहाँ पे हर वाई आई जो है दैट विल कंट्रीब्यूट टू द लॉस, और आपका इनपुट डेटा भी ऐसा ही होगा, इनपुट सेंटेंस कॉमा उसकी क्लासेस, इनपुट सेंटेंस क्लासेस एंड सो ऑन। तो ये आर्किटेक्चर इस तरह का होगा जिसमें इनपुट लेंथ और आउटपुट लेंथ हर ट्रेनिंग एग्जाम्पल की सेम होती है, लेकिन 2 ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स की सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस है जिसमें 5 लफ्ज हैं तो उसके लेबल भी 5 होंगे, दूसरा सेंटेंस उसके 10 लफ्ज हो सकते हैं, उसके लेबल भी 10 होंगे। इनपुट और टारगेट की लेंथ सेम है आपस में, 2 मुख्तलिफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स की लेंथ सेम होना जरूरी नहीं है। जी जी बिल्कुल डन। वाइज जो है टोटल जो कैटेगरीज हैं वो, यानी जो टोटल 10 लफ्ज है ना, तो हर लफ्ज को हमने क्लासिफाई करना है। नहीं 10 नहीं आएंगे, अगर आप सॉफ्ट मैक्स अप्लाई कर रहे हैं तो जितनी टोटल नंबर ऑफ क्लासेस हैं वो वाई आई वेक्टर उतना आएगा, वो जो 1 हॉट रिप्रेजेंटेशन होती है, वो आप कह रहे हैं कि मैंने उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ओके, मैनी टू मैनी आर्किटेक्चर इज द फॉलोइंग। सवाल है आपका? दिस okay, and you throw this out, and then the loss is defined by this loss plus this loss plus this loss, you add them up and that is your total loss। यानी हर ट्रेनिंग डेटा में हर वर्ड के अगेंस्ट आपको एक लेबल मिला हुआ है, अब आपने भी एक लेबल जनरेट किया है, तो वहीं पे लॉस जनरेट हो गया ना, और हर वर्ड के अगेंस्ट एक लॉस जनरेट होगा, और फाइनली आप सारे लॉसेस को जमा कर लेंगे एंड दैट इज योर लॉस। उस पर आप ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करें। मेक सेंस? यस नो? नेक्स्ट है वन टू मैनी। One to many architecture, that architecture is this. This is this kind of architecture, and normally in its implementation this part is different and this part is, यानी ये 2 फर्क न्यूरल नेटवर्क्स, यानी recurrence starts from here। आप इसको सिर्फ सोच सकते हैं फीचर वेक्टर रिप्रेजेंटर, this just gives the input। सॉरी, सारी इनपुट होती नहीं है, इनपुट यानी जैसे इमेज कैप्शनिंग है ना, ये प्रॉब्लम्स इस तरह की हैं कि जिसमें जो इनपुट है ना वो, उसमें लेंथ का कॉन्सेप्ट नहीं है। मिसाल के तौर पे जैसे इमेज कैप्शनिंग है, आपके पास एक इमेज है और आप चाहते हैं कि उसकी आप ऑटोमेटिक कैप्शन जनरेट करें। अब इमेज इज वन ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। हाँ, जब आप उसकी कैप्शन जनरेट करेंगे तो कैप्शन इज अ टेक्स्ट, अब वो लंबा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। मेक सेंस? ओके। नॉर्मली इस तरह के मॉडल्स जो होते हैं जिसमें आपने टेक्स्ट जनरेट करना होता है या कोई आउटपुट जनरेट करनी होती है और वो आउटपुट आर्बिट्रेरी लेंथ की होती है, तो उसमें जो मॉडल्स यूज होते हैं दे आर कॉल्ड इनकोडर डिकोडर नेटवर्क्स। सो दिस इज इनकोडर एंड दिस इज कॉल्ड डिकोडर। इनकोडर का काम क्या है? इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स ऑब्जेक्ट इन अ फीचर वेक्टर फॉर्म,
डिकोडर का काम क्या है? इट टेक्स दैट रिप्रेजेंटेशन एंड जनरेट्स द आउटपुट्स। और इनकोडर और डिकोडर ये दोनों फर्क नेटवर्क्स होते हैं, इनके अपने अपने वेट्स होते हैं, ये बिल्कुल दो मुख्तलिफ नेटवर्क्स होते हैं। ये नेटवर्क्स जो है आप यूँ समझ लें कि सिक्वेंशियल फॉर्म में इस तरह से होते हैं कि इनकोडर नेटवर्क एक फाइनल जो भी रिप्रेजेंटेशन जनरेट करेगा वो रिप्रेजेंटेशन इनपुट लेगा डिकोडर, और डिकोडर वहाँ से कंटिन्यू कर देगा। लेकिन इनकोडर डिकोडर दोनों के वेट मैट्रिसेस, आर्किटेक्चर्स कंप्लीटली फ़र्क हो सकते हैं। ये दोनों रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स हैं। मेक सेंस? इसकी ज़्यादा खूबसूरती से आपको समझ आएगी इनकोडर डिकोडर की यहाँ पे। मशीन, लेट्स से मशीन ट्रांसलेशन आप करना चाहते हैं फ्रेंच टू इंग्लिश। फ्रेंच सेंटेंस है, कॉरस्पॉन्डिंग इंग्लिश सेंटेंस है। फ्रेंच सेंटेंस छोटा हो सकता है, उसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में बड़ी हो सकती है। एक और फ्रेंच सेंटेंस हो सकता है बहुत बड़ा और उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन छोटी हो, डिपेंडिंग अपॉन द लैंग्वेज। अब ये मॉडल है मैनी टू मैनी, लेकिन इसमें एक इनपुट और उसका जो टारगेट है दोनों की लेंथ आपस में मैच करना जरूरी नहीं है। मेक सेंस? और ये काफी जनरल मॉडल है। इसको इंप्लीमेंट करने के लिए लेट्स से ये इंग्लिश सेंटेंस है E1 E2, ऑब्वियसली यहां से ये जो कुछ भी जनरेट हो रहा है वी आर थ्रोइंग दैट आउट, वी डू नॉट नीड दैट। ET, ये जो चीज फाइनल जनरेट हुई है, ये जो चीज फाइनल जनरेट हुई है दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल सेंटेंस। ये मैनी टू मैनी है, ये मैनी टू मैनी है, लैंग्वेज टू लैंग्वेज ट्रांसलेशन। वन टू मैनी में ये था, उसमें एक ही थी इनपुट। वन टू मैनी में जो आपका इनकोडर है दैट इज नॉट अ रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। वन टू मैनी में दैट इज सम फीचर एक्सट्रैक्टर काइंड ऑफ स्टफ, लेकिन उसको भी कहते हैं इनकोडर ही है। ठीक है, इनकोडर को जब इसीलिए इनकोडर डिकोडर के साथ RNN लगा देते हैं जब पता हो कि इनकोडर RNN है, डिकोडर RNN है, क्योंकि इनकोडर और डिकोडर का रिकरेंट होना जरूरी नहीं है। इनकोडर वो एक मॉडल है जो फीचर एक्सट्रैक्शन करता है, डिकोडर वो एक मॉडल है जो उन फीचर एक्सट्रैक्शन की बेस पे कोई प्रेडिक्शन करता है। अगर ये मॉडल्स रिकरेंट हैं तो इनकोडर RNN, डिकोडर RNN। ओके, ग्रेट। Okay, that's your representation, final representation. And now this representation is taken up by another network. And now this new network is like one-to-many network. Maybe one-to-many, maybe many-to-many, but I mean, this is a completely different network. And now it is generating Y1 hat, Y2 hat. अब होगा ये कि ये जो नया नेटवर्क है, ये जो नया नेटवर्क है इसको फ्रेंच वर्ड्स जाना शुरू हो जाएंगे जो ट्रेनिंग डेटा में। फ्रेंच वर्ड इसको जाएगा और ये पूरी इंग्लिश की हिस्ट्री इसके पास आ गई हुई है। ठीक है, एज अ वेक्टर। इस केस में हिस्ट्री ही रिक्वायर्ड है। ये जो लेबल्स हैं ये तो रिक्वायर्ड ही नहीं है, ये तो रिक्वायर्ड ही नहीं है। और मेरा ख्याल कोड भी हम इस तरह से करेंगे कि ऊपर कुछ भी ना हो या WY को 0 कर दें। वी नेवर यूज देम। मेक सेंस? अच्छा, फिर ये जनरेट करेगा Y2, F2 देंगे तो Y2 जनरेट करेगा। अब आपके पास ट्रेनिंग डेटा में और ये फाइनली इसकी जो फाइनल हिस्ट्री है दैट इज ड्रॉप्ड, नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा, अब इसने जो वर्ड्स जनरेट किए हैं, यानी फ्रेंच वर्ड इस दिया ये था, सॉरी ये ट्रेनिंग टाइम पे आपने नहीं, ये मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, डूइंग समथिंग रॉन्ग। एक मिनट में इसको ट्रेनिंग टाइम पे इट लुक्स इन दिस वे। ट्रेनिंग टाइम पे आपने वर्ड आया तो सबसे पहला वर्ड आपने प्रिडिक्ट किया, जो भी वर्ड था वो आपने प्रिडिक्ट किया और आपने देखा कि एक्चुअल वर्ड क्या है। F1 इज द एक्चुअल वर्ड ना फ्रेंच का, और इससे जो भी लॉस जनरेट होगा वो लॉस भी आपने सेव कर लिया, और जो वर्ड आपने जनरेट किया था वो आपने इधर दे दिया एज एन इनपुट कि मैंने ये वर्ड जनरेट किया था जो मैंने प्रेडिक्ट किया, जो मैंने फ्रेंच में प्रेडिक्ट किया। यस, ये मैंने इसको दे दिया और इसको कहा कि अगर मैं ये वर्ड प्रेडिक्ट कर चुका हूं तो अब वर्ड नेक्स्ट क्या होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड ये आएगा, तो एक्चुअल जो वर्ड है वो F2 है। इस पे एग्जैक्टली यहाँ पे लॉस जनरेट होगा, लेकिन मैं ये इन्फॉर्मेशन आगे भी दे दूंगा कि मैंने पिछले
टाइम स्टेप पे ये जनरेट किया था एंड सो ऑन, ये ट्रेनिंग होती जाएगी ऐसे। और ये जो लॉसेज हैं इंडिविजुअल लॉसेज, दे विल ऐड अप टू वन फाइनल लॉस। और जब ग्रेडियंट डिसेंट लगेगा तो वो सारे पैरामीटर्स अपडेट करेगा, डिकोडर आरएनएन के भी और इनकोडर आरएनएन के भी। एक एग्जांपल गुजर गई, मेक सेंस? यस नो? यस, प्रेडिक्शंस। और जब आप, ये तो ट्रेनिंग टाइम पे हो गया ना, अब अगर आपको कोई अंग्रेजी का सेंटेंस दे और आपने उसको उसकी फ्रेंच बनानी हो टेस्ट टाइम पे, तो अब सिर्फ ये लॉस आपका जनरेट नहीं हो रहा होगा, बाकी तो सारा कुछ वैसे ही चलेगा। सिर्फ लॉस नहीं जनरेट हो रहा, आपका इंग्लिश का सेंटेंस पूरा इनकोडर आरएनएन से गुजरा, फिर डिकोडर के पास गया, डिकोडर ने प्रेडिक्शंस शुरू कर दी, और पहली जो प्रेडिक्शन आई वही इनपुट होगी दूसरे टाइम स्टेप पे, फिर तीसरे पे, बट नाउ वी आर नॉट कंप्यूटिंग एनी लॉस। अच्छा, अब ये जो जनरेशन है, टेक्स्ट जनरेशन, डिकोडर जो कर रहा है, इसको स्टॉप कब करना है? तो लैंग्वेज में एंड ऑफ स्टॉप सिंबल्स भी होते हैं, यानी हर सेंटेंस में एंड ऑफ स्टॉप, उसको भी एक टोकन कहते हैं। तो वो ट्रेनिंग डेटा में लर्न हुआ होगा, तो वो पता चल जाएगा कि यार ये वर्ड्स इधर जा रहे हैं, तो ये फाइनली जनरेट करेगा किसी जगह पे जाके एंड ऑफ सेंटेंस टोकन, ईओएस टोकन, तो वो आपकी खत्म होगी। मेक सेंस? यस, ग्रेट। So that's about classical RNN theory. These are recurrent neural networks. They are artificial neural networks applied several times, that's all, in a particular manner. So yeah, let me now code in front of you, or actually show you a code of next word prediction. हम करेंगे ये कि हमने करना ये होगा कि टेक्स्ट जनरेटर हम लिखने जा रहे हैं, या आप उसको बुक राइटर कह लें, एक लिखने जा रहे हैं, जिसमें ट्रेनिंग डेटा में से वो काफ़ी कुछ पढ़ेगा, और उसके बाद होगा ये कि जब भी हम उसे कोई 2 या 3 या 4 लफ्ज़ देंगे, वो उससे अगला लफ्ज़ लिखेगा, फिर उस लफ्ज़ की बेस पे उससे अगला लफ्ज़ लिखेगा और पूरी किताब लिख देगा। सही है? सो लेट्स सी हाउ टू, यानी लेट्स सी हाउ टू डू इट, एंड आई विल डू इट इन अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। और उस एग्जाम्पल पे मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह के जो प्रॉब्लम है उसमें ट्रेनिंग डेटा कैसे बनाते हैं खुद से। आपके पास तो किताब है या कई किताबें हैं एज अ ट्रेनिंग डेटा, और आप अपना एक मॉडल बनाना चाहते हैं जो उसी तरह की किताबें लिखे या टेक्स्ट जनरेट करे। सो हाउ टू बिल्ड ट्रेनिंग डेटा एंड हाउ टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। सही है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी जो मैं करने जा रहा हूँ, मैं न्यूरल नेटवर्क जो आरएनएन है वो मैं खुद बनाऊंगा, यानी जैसे हमने डीप न्यूरल नेटवर्क खुद बनाया था पहले, उसके बाद मैं पाईटॉर्च में जाऊंगा, जो पाईटॉर्च की लाइब्रेरीज है वो बाद में यूज करेंगे, just to get you very good grip on what RNN is eventually. The only thing that we will be using from PyTorch is loss.backward. Gradient computation जो वो ऑटोमेटिक करेंगे, बाकी हर चीज़ जो हम कोड करेंगे जैसे NumPy में कोडिंग होती है। Make sense? Let's start. जी, ये जो ऑनलाइन लोग हैं, आप में से किसी का कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछ लीजिए। Sarfraz, Adila, Hasnain, is everything okay? जी जी। अदिला, आप मुझे सुन रही हैं? जी सर। ठीक है। Okay, so let's have a code. क्योंकि कोड के बगैर जिंदगी जो है ना वो फीकी है। It's like everything हवा में कुछ चीजें चल रही हैं। Let's see all these things running. ये मैंने लास्ट टाइम, क्योंकि आप लोग तशरीफ नहीं ला सके थे किसी वजह से, मैंने पाईटॉर्च की एक एनवायरनमेंट बना दी थी, उसमें हमने कर लिया था। पिछली क्लास की जल्दी देख लें रिकॉर्डिंग, क्योंकि आज की क्लास अगर आपको काफ़ी समझ नहीं आ रही तो वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न वुड बी कि आपने पिछली क्लास नहीं देखी हुई, बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव बोरोड फ्रॉम देयर। ठीक है? एनीवेज,
ओके, ये कोड नजर आ रहा है सबको? यस, दैट्स आवर सेटअप. मैंने numpy को इंपोर्ट किया है टॉर्च को, और ये फंक्शनल चाहिए होगा, ये sys चाहिए होगा किसी जगह पे जाके आउटपुट फ्लश वगैरह करने के लिए. These are my modules. Input string है मेरी 2, 45, 30, 55, 10. These are vocabulary indices of a sentence. सही, ये मेरी इनपुट है. और मेरी जो आउटपुट होगी वो होगी नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करना. यानी गिवन दीज वर्ड्स आई वांट टू प्रिडिक्ट नेक्स्ट वर्ड. सो मेरी आउटपुट उसी लेंथ की होगी, लेकिन मैं आउटपुट को 45 से शुरू करूंगा. यानी अगर मेरे पास हो 2, 45, 30, 55, 10, तो मैं चाहता हूं जब मुझे 2 मिले तो मैं 45 प्रिडिक्ट करूं, जब मुझे 45 मिले तो मैं 30 प्रिडिक्ट करूं, जब मुझे 30 मिले तो मैं 55 प्रिडिक्ट करूं, जब मुझे 55 मिले तो मैं 10 प्रिडिक्ट करूं, और जब मुझे 10 मिले तो मैं 1 प्रिडिक्ट करूं. सो आप ये डेटा इजीली बना सकते हैं. सही है, आप विंडो लेंथ रख लें एक. लेट से यहाँ पे मैंने विंडो लेंथ रखी है 5 की, आप 10 की, 15 की, जितने की भी रखनी रख लें. रीड द फर्स्ट सेंटेंस एंड शिफ्ट द होल सेंटेंस बाय वन वर्ड, एंड दैट इज योर इनपुट टारगेट पेयर. और चलते जाएं, डेटा बना लें. क्विक, यस, ग्रेट. अब मैं वर्ड टू वेक एम्बेडिंग्स यूज कर सकता था, ये कोई भी, लेकिन चूंकि ये मैं एग्जांपल जस्ट सिंथेटिक एग्जांपल है, तो मैं एक इनपुट जो फीचर्स मैं यूज कर रहा हूँ वो 100 फीचर्स हैं, और जो वोकैबुलरी साइज है बिलफर्ज में जो मेरी पूरी लैंग्वेज है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ उसमें टोटल वोकैबुलरी 80 है टोटल. ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 79, दैट इज वोकैबुलरी साइज. और ये सारे उस वोकैबुलरी के इंडिसेस हैं. दीज आर वर्ड्स. यस, एम्बेडिंग्स अब मैं बना लेता हूँ जी. इनपुट एम्बेडिंग्स में बना रहा हूँ. दीज आर जस्ट रैंडम. यू कैन सी ये एम्बेडिंग्स की शेप. एम्बेडिंग 1, एम्बेडिंग 2 अगर आपने देखनी है, दीज आर जस्ट रैंडम. आप शायद वर्ड टू वेक यूज कर रहे होंगे या कोई फैंसी किस्म की एम्बेडिंग्स यूज कर रहे होंगे. दोज विल बी हियर. Yes, and all I need right now is the embeddings for input. Yes, okay. Length of the embedding is 5. One hot vector. ये one hot vector क्यों चाहिए? जब मैं एक वर्ड के अगेंस्ट एक प्रिडिक्शन दूंगा तो उसकी एक्चुअल जो वैल्यू, जो एक्चुअल टारगेट होना चाहिए, उसको मैं वन हॉट इनकोडिंग से रिप्रेजेंट करूंगा. और ये शायद आपका सवाल था कि जो एक टारगेट है उसके नंबर ऑफ वो कितने होंगे, जितनी क्लासेस हैं टोटल. मैंने एक वर्ड प्रिडिक्ट करना ना, वो 80 वर्ड्स में से कोई भी हो सकता है. सो टारगेट जो है वो वन हॉट वेक्टर होगा विद 80 लेंथ. जो वर्ड होगा उस इंडेक्स पे जाके बिट 1 होगी. दैट इज द ट्रू टारगेट. जो आपका प्रिडिक्शन आएगी वो आपकी सॉफ्ट मैक्स से आएगी, काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटीज के. मैं आई एम 30% श्योर कि ये वर्ड ये है, आई एम 20% श्योर कि ये वर्ड ये है, एंड सो ऑन. सेम आ जाए खैर है, अगर मैक्सिमम वो ना हो तो. अगर एक मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो और वो दो जगह पे आ जाए तो देन टाई ब्रेकिंग रैंडमली भी कर सकते हैं और उसको पोस्ट प्रोसेसिंग से भी कर सकते हैं. उसका कोई जनरल तरीका है नहीं. अगर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी सेम, कोई और प्रोबेबिलिटीज हम सेम आए, जो मैक्सिमम है वो सेम नहीं है, वो फर्क है, यू आर गुड टू गो. ठीक है, ओके, ग्रेट. ये वन हॉट हो गया. ये जी मैं रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, ये मैं न्यूरल नेटवर्क बनाने जा रहा हूँ. उसमें मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ें हैं. एक नंबर ऑफ यूनिट्स जो होंगे, यानी जो लेयर होगी. मैंने तो डब्बा बनाया हुआ था ना, उस डब्बे में काफ़ी सारे न्यूरॉन्स हैं. वो न्यूरॉन्स जो हैं वो बिलफर्स 50 हैं. ठीक है, यानी वो जो डब्बा है उसके अंदर 50 न्यूरॉन्स हैं, एक लेयर है. ठीक है, सही है, ओके. So W or H0, sorry, this is the size of, sorry, this is the hidden state vector or history vector जो होगा 50 by 1 का. That's a history vector. Sorry. WH is initialized randomly, 50 by 50, requires gradient true. ठीक है, कक समझ नहीं आ रही होगी जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं लिया. That's fine. ठीक है, पहले मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था व्हाट इज रिक्वायर्स ग्रेडियंट ट्रू एंड ऑल दैट स्टफ. सॉरी, नहीं, जस्ट डूइंग समथिंग एल्स.
सो आप घर जाएं, पहले वो देखें, फिर दोबारा ये देखें, then things will make sense. But I will not stop. I should not. Wx is the initialized vector again. Wy is initialization, and Wy is taking 52 vocabulary size, which is 80. So Wy will generate a vector with 80 in outputs, and that will be compared with a one hot vector with 80 numbers. Yes? Okay. So that's my initialization. These are my shapes, fine. That is step forward. If I want to make one step forward, यानी वो जो एक वर्ड मैंने देखा है और उस एक वर्ड पे मैंने कंप्यूटेशन करनी है, तो वो क्या होगी? This is my word. This is Wx, Wy, Wh, Wy, and this is previous memory, which means the previous age. Given this, I can do the computation. और computation से होगा क्या? Next h निकलेगा और next y निकलेगा और उसी साइड पे y निकलेगा. Yes? So let's see how it happens. सबसे पहले मैं Wx को xt से मल्टीप्लाई करता हूँ. ये टॉर्च का मैं मैटमल्ट यूज कर रहा हूँ, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. Wh को मैं पिछले मेमोरी से मल्टीप्लाई करता हूँ. इन दोनों को ऐड करता हूँ और उस पर नॉन लिनियरिटी अप्लाई कर देता हूँ. और ये नॉन लिनियरिटी फिलहाल मैं 10h यूज कर रहा हूँ, कोई और भी यूज कर सकते हैं. ये मेरे पास, जैसा कि हमने क्लास में पढ़ा था, ये मेरे पास वो निकल आया ht. यस, इस ht के ऊपर अगर मैं Wy अप्लाई कर दूं तो मेरे पास y hat निकल आया. Yes, and then I return these two. Make sense? That is one step forward. Okay. यहाँ पे अगर आप एक स्टेप फॉरवर्ड करके देखना चाहें कि क्या हालात हैं, तो ये हालात हैं. ऐसे ही किसी रैंडम एम्बेडिंग के ऊपर एक वर्ड की एम्बेडिंग दें और उस पर ये फॉरवर्ड स्टेप चलाएं तो एक स्टेप चल जाएगा. यस, ओके. और आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो y hat है, this is output of the softmax layer, hence it has all the probabilities add up to 1. अच्छा, ये full forward RNN, which means कि अगर मैं एक सेंटेंस दूं आपको, तो उस सेंटेंस के ऊपर RNN लगेगा तो क्या होगा? यस, तो बड़ा आसान है, आप देख लें. y hat फिलहाल खाली है, तो मैं एक एक इनपुट पे जाता हूं और उससे ht और h hat जो है वो मैं कंप्यूट करता हूं और प्रीवियस मेमोरी को मैं ht से रिप्लेस कर देता हूं और y hat का मैं लिस्ट बना लेता हूं, क्योंकि वो मुझे हो सकता है बाद में सारे चाहिए, हो सकता है ना चाहिए. दैट्स इट. मेक सेंस? अब जरा ये देखेंगे ये इसने कितनी दफा चलना है RNN ने. सेंटेंस की जितनी लेंथ है ऑटोमेटिकली. मेक सेंस? ये फुल फॉरवर्ड अगर आपने चलाना है सारी एम्बेडिंग्स पे, तो ये चल गया. लॉस. अब आपके पास ओरिजिनल y भी है, आउटपुट स्ट्रिंग, और आपने कुछ जनरेट भी किया है, जो सेव किया है, इसका लॉस जनरेट करना है. तो ये लॉस जनरेट हो रहा है. ये एक्चुअली क्रॉस एंट्रोपी लॉस है. ठीक है, ये क्रॉस एंट्रोपी लॉस है. देयर आर अदर लॉसेज एज वेल. दिस इज क्रॉस एंट्रोपी लॉस. और फाइनली आप एवरेज लॉस रिटर्न कर दें. इसमें मैं कोई टॉर्च का फंक्शन यूज नहीं कर रहा. मेक सेंस? इफ idx is in output string, get one hot vector in. इसको ये जस्ट टेस्टिंग के लिए है. अपडेट पैरामीटर्स, ये ग्रेडियंट डिसेंट है. अगर आपके पास पिछले वैल्यूज हों और उनके डेरिवेटिव्स मौजूद हों और आपके पास लर्निंग रेट हो, दैट्स हाउ यू विल अप्लाई ग्रेडियंट डिसेंट टू कंप्यूट द न्यू वेट्स. Yes, that's it. Training RNN, you have several sentences. You have one sentence. अभी मैं सिर्फ एक सेंटेंस बिलफर्ज दे रहा हूँ. एक सेंटेंस, उसका लेबल इनिशियल वेक्टर्स, प्रीवियस मेमोरी, इनिशियलाइज्ड, लर्निंग रेट, एपॉक. पहली एपॉक पे जाएं, सेंटेंस के ऊपर अप्लाई कर दें. लॉस है, लॉस कंप्यूट करें. लॉस डॉट बैकवर्ड ये कंप्यूट करेगा कि डेरिवेटिव्स क्या हैं. जब आपके पास डेरिवेटिव्स आपको पता चल जाएंगे, यहाँ से आप डेरिवेटिव्स कंप्यूट करेंगे. डेरिवेटिव्स कंप्यूट करने के बाद आप डेरिवेटिव्स की मदद से अपडेट करेंगे अपने पैरामीटर्स. ये फंक्शन में लिखा हुआ है. डेरिवेटिव्स को 0 कर देंगे ताकि कोई गार्बेज कंप्यूटेशन बीच में ना जाए.
keep on moving this for several epochs and then you just return. और ये मैं एक सेंटेंस पे चला रहा हूँ, एक सेंटेंस के ऊपर जो मेरे पास ऊपर था। नहीं, ये एक एपॉक के बाद का लॉस है। अभी हमारे पास टोटल ट्रेनिंग डेटा एक सेंटेंस है और वो उसका आ गया। अगर मल्टीपल सेंटेंसेस होंगे तो हम उसको निकाल लेंगे। आप देखेंगे कि लॉस कम होता चला जा रहा है, which means it is learning. Yes? Okay, I end today's lecture here. I have other code files as well. I guess कि recurrent neural network पे हमारा एक lecture शायद और लग जाएगा because there are fancy variants of recurrent neural networks that I need to cover, particularly the LSTMs, GRUs, bidirectional RNNs, and most important, attention mechanism. After covering that, we will be able to apply those concepts and we will build a very powerful industry level kind of, not so industry level, but pseudo industry level neural machine translator in PyTorch. Okay, so next lecture will require you to understand previous lecture and this lecture completely, because next lecture is again coding lecture, next to next lecture is again a project lecture. Okay, any questions? Online audience, any questions? I will share this code file with you. I will share this code file with you so that you can play with it. And चलें जी, बहुत शुक्रिया।